गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। अगर आपने भी इग्नू से जून 2020 सेशन में एडमिशन लिया है एमए में और आपका सब्जेक्ट एमएचडी है, तो आपको भी फर्स्ट ईयर में एमएचडी 2, एमएचडी 3, एमएचडी 4 और एमएचडी 6 ये सारे सब्जेक्ट मिले होंगे। और अगर आपने बाज़ार से अभी तक गैस पेपर्स नहीं ख़रीदे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के इस माध्यम से आपको एमएचडी 4 का चैप्टर नंबर 1 भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी के बारे में आपको बताऊंगी और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आज मैं करवाऊंगी। शायद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए इसमें क्वेश्चन 1 ही हो। भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी। पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। भारत में नाट्य लेखन की परंपरा बहुत पुरानी एवं समृद्ध रही है। यह परंपरा संस्कृत नाटकों तथा लीक नाटकों से जुड़ी है। हिंदी साहित्य पर दृष्टिपात करें तो आधुनिक काल के पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य में नाटकों की परंपरा न के बराबर ही कही जा सकती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत भी भारतेंदु से होती है और नाटकों की परंपरा का सूत्रपात भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। आधुनिक युग से पहले हिंदी में जो नाटक मिलते हैं वे अधिकांश अनुदित थे। पारसी थिएटर की इस समय तक शुरुआत हो चुकी थी और इसका प्रभाव भी हिंदी नाटकों पे दिखता है। नाटक के विकास हेतु भारतेंदु ने नाटक लिखे, अनुवाद किए, नाट्य मंडलियाँ बनाई, नाटकों का प्रदर्शन भी किया। भारतेंदु ने समय की मांग को देखते हुए नाटकों के नियमों में लचीलापन लाने का प्रयास किया। पारसी थिएटर और पश्चिमी रंगमंच से भी हिंदी नाटक प्रभावित हुआ। विभिन्न नाट्य परंपराओं के कारण नाटक रंगमंचीय नाटक तथा साहित्यिक नाटक में बट गए। भारतेंदु का प्रयास नाटकों द्वारा राष्ट्रीय चेतना जगाना तथा सामाजिक समस्याओं को उजागर करना था। भारतेंदु ने अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें अंधेर नगरी एक महत्वपूर्ण व्यंग्यपरक नाटक है। अंधेर नगरी मुख्यतः प्रहसन है। इसमें उन्होंने एक राजा का अपने राज्य में अर्थव्यवस्था के द्वारा अंग्रेजी शासन के अत्याचारों, शोषण एवं मनमाने व्यवहार पे व्यंग्य करते हुए भारतवासियों को जगाने और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष का संदेश दिया है। हिंदी नाटक और रंगमंच भाग 1, भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी। इसका प्रश्न संख्या 1 है, भारतेंदु की नाटक संबंधी सोच की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह सोच अंधेर नगरी की रचना में व्यक्त हुआ है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हिंदी साहित्य में 18वीं शताब्दी तक कविता की ही विविध राग रागनियाँ गूंजती रही। नाटक के रंध्रों में न तो कोई स्वर फूंकने वाला दिखाई देता है और न ही उसे सुनने के लिए कोई प्रतीत होता है। यदि कहीं से कोई स्वर फूंका भी गया तो उसके अनाड़ीपन ने औरों का उत्साह भंग कर दिया। हिंदी को संस्कृत नाटकों की ह्रास उन्मुख परंपरा ही प्राप्त हुई और ऐसे नाटक मिले थे जिनमें कथानक की स्थिरता, वर्णनात्मक कविताएं और प्रगीत मुक्तों की बहुलता थी। इसी का अनुकरण हिंदी नाटककारों ने किया, जिसके फलस्वरूप अत्यंत हीन कोटि के नाटक लिखे गए, जैसे बनारसी दास का समय सार नाटक, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक और लच्छी राम का करुणाभरण नाटक। इस प्रकार भारतेंदु से पूर्व हिंदी का नाट्य साहित्य दरिद्र ही था। मौलिक नाटकों से विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और भारतेंदु के पिता श्री गिरधर दास का नहुष प्रसिद्ध थे। अनुवादों में जसवंत सिंह का चंद्रोदय और लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक प्रमुख थे। शेष नाटक तो नाटकीय कविता के रूप में आख्यान मात्र थे। अतः भारतेंदु के सामने नाटक का कोई आदर्श नहीं था। उन्होंने
स्वयं इस बीहड़ वन में अपना मार्ग प्रशस्त किया और यह कार्य उन्होंने उनके साथियों ने मौलिक रूपांतरित और अनुदित नाटकों द्वारा किया। अंग्रेजी शासन की स्थापना ने पश्चिम के नाटकों और रंगमंच से हमारा परिचय कराया। इस परिचय में हमें प्रेरित किया कि हम अपने नाट्य परंपरा की पुनः खोज करें। वर्षों तक पारसी नाटक कंपनियों के व्यावसायिक और सतही मनोरंजक नाटक प्रदर्शनों का बोलबाला रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि रचनात्मक और साहित्यिक स्तर के नाटक लिखने की कोशिश रंगमंच से दूर हटती चली गई। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए एक असाधारण घटना थी। उनके सजग व्यक्तित्व ने जागरण के सभी तत्वों को आत्मसात कर लिया और पहली बार पारसी थिएटर की शुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से मुक्त होकर देश की आशा आकांक्षाओं को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। भारतेंदु युग विधायक कलाकार थे क्योंकि वह हिंदी साहित्य और देश के इतिहास में एक युग मोड़कर संक्रांति काल में उत्पन्न हुए। वह एक चेतन साहित्यकार थे। इतिहास अपना पुराना दौर समाप्त करके नए मोड़ पर आगे बढ़ रहा था। उसमें नई परिस्थितियों के कारण नई धारणाएं आकर मिल रही थी। ऐसे नाजुक समय में भी भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के साथ युग की नई धाराओं का सामंजस्य बिठाया। उसके ठोस धरातल पर युग निर्माण की चेतना प्रदान हुई। उन्होंने प्राचीन तथा नवीन का सामंजस्य स्थापित करके नए जीवन, नए साहित्य और नई संस्कृति का निर्माण की नींव डाली और नाटक को उसका सशक्त माध्यम बताया। भारतेंदु युग का आरंभ मध्ययुगीन जड़ से मुक्त हो ही नहीं पाया था। अभी भी जनता धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नाना रूढ़ियों, मिथ्या अंधविश्वासों, पाखंडों और धर्म आडंबरों और विकारों से ग्रस्त थी। प्राचीन विकृतियां, जड़ संस्कार और सामाजिक कुरीतियां जनता के मन प्राण को जकड़े हुए थी। भारतेंदु का पुनरुत्थान के प्रति विशेष आग्रह था। नव जागरण की प्रतिक्रिया का अपने साहित्य, विशेषतः नाटक की प्रतिक्रिया बनाना चाहते थे। उन्होंने लिखा है, सचमुच नाटक के प्रचार से इस भूमि का बहुत कुछ भला हो सकता है। दिल लगी से इन लोगों को जैसी शिक्षा दी जा सकती है वैसी और तरह से नहीं। वह नाटक की असीम प्रभाविश शक्ति से भली भांति परिचित थे। अतः उन्होंने नाटकों के मंचन द्वारा मनोरंजन के साथ साथ परिवर्तन, सुधार तथा जागरण लाने का बीड़ा उठाया। भारतेंदु से पूर्व ना तो हिंदी में अच्छे नाटक लिखे गए थे और ना ही कोई सुरुचिपूर्ण रंगमंच था। जनता के बीच रामलीला, रासलीला, नौटंकी, कठपुतली नृत्य, नकल, स्वांग आदि ही प्रचलित थे। उधर पारसी नाटक कंपनियां सस्ता मनोरंजन तथा अश्लील प्रदर्शनों से जनता का धन लूट रही थी। उसकी रुचि को अपरिष्कृत बना रही थी। उनकी रंगमंचीय कला अत्यंत निकृष्ट थी। भारतेंदु ने पारसी कंपनियों के नाटक को भ्रष्ट नाटक कहा है। भारतेंदु तत्कालीन जनता की भद्दी रुचि से परिचित थे। उनका कला प्रेमी, परिष्कृत, रुचि संपन्न मन उस समय के नाटकों का प्रदर्शन देख बड़ा खिन्न हुआ। अतः भारतेंदु ने न केवल अच्छे नाटक लिखे, उनके मंचन के लिए नया रंगमंच तैयार किया। उनके अभिनय में स्वयं भाग लेकर परिष्कृत रुचि को प्रोत्साहित किया। अपितु हिंदी नाटक में यथार्थवाद का श्री गणेश भी किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम जीवन उपयोगी समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करने वाले नाटकों की आवश्यकता महसूस की। यथार्थवाद के प्रति आग्रह देने के कारण सभी प्रकार के अति प्राकृत, अलौकिक एवं अस्वाभाविक कार्यों तथा पात्रों को हटा देने की राय दी। भारतेंदु नाटककार ही नहीं, नाट्यशास्त्री भी थे। उन्होंने भारतीय नाट्यशास्त्र तथा पश्चिम के नाट्यशास्त्र और नाटकों को
पढ़ने के उपरांत नाटक के संबंध में स्वतंत्र मौलिक विचार रखने के लिए एक पुस्तक नाटक की रचना की। भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शास्त्र का समन्वय करते हुए तथा युगीन आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें हिंदी नाट्य कला तथा रंगमंच की आधारशिला रखी। उनके नाटकों का अनुशीलन करने पर पता चलता है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय नाट्य विधान को अपनी नाट्य कला का मूल आधार बनाया, उसमें पाश्चात्य तत्वों का उचित अनुपात में समावेश किया। अतः उनके कुछ नाटक जैसे सत्य हरिश्चंद्र में नांदी तथा प्रस्तावना है, कुछ में नंदी है, पर प्रस्तावना का बहिष्कार किया गया है। संस्कृत नाटकों का भारत वाक्य भी केवल कुछ नाटकों भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली में मिलता है। उनके नाटकों में अंकों का विभाजन दृश्य में नहीं है। नाटकों का वस्तु गठन प्राचीन नाटकों से भिन्न है। इसमें दृश्य की विविधता है, एक सूत्रता है, वस्तु गठन का बल है। अंधेर नगरी भारतेंदु का 6 दृश्य वाला केवल 18 से 19 पृष्ठों का छोटे आकार का एक प्रहसन है। इस छोटे आकार वाली रचना में समाज का समग्र चित्र पूरे ब्यूरो के साथ प्रस्तुत करने के लिए अवकाश न था। अतः लेखक ने अपने युग में समाज की कुरीतियों, विकृतियों का, सांस्कृतिक विघटन का, आर्थिक दुर्दशा एवं धर्म के क्षेत्र में फैले पाखंड, आडंबर, निष्क्रियता और पोंगेपन के संकेत मात्र दिए। ये संकेत इतने सशक्त एवं प्रभावशाली हैं कि पाठक दर्शक को उस युग की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है और यह भी पता लग जाता है कि लेखक की सामाजिक चेतना कितनी प्रबुद्ध, तीव्र तथा सामयिक जीवन से जुड़ी थी। उस समय छुआछूत और जातिवाद हिंदू समाज में घुन की तरह लगकर उसे खोखला कर रहा था। इसका संकेत भारतेंदु ने किया है। अंधेर नगरी का हलवाई इसका खुलासा करता हुआ कहता है, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जब हलवाई की ही 36 कौमें हैं तो शेष समाज में जाति भेद कितना व्यापक होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ब्राह्मण और वैश्य जाति के दोषों की तो अच्छी खासी खबर भी ली गई है। जात वाला ब्राह्मण अपने कथन से टका धर्म वालों के दोषों का पर्दाफाश करता है। जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी एवं धोबी से ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसे कहो व्यवस्था कर दे। टके के वास्ते झूठ को सच करें और टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान और टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने और टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बड़ाई सब टके से। इस कथन से उस समय के लोगों के चरित्र का अंधापतन दिखाया गया है कि वे लोग धन के लिए बड़े से बड़ा अधर्म और पाप कर्म करने को प्रस्तुत रहते थे। इस प्रकार जात वाले ब्राह्मण के माध्यम से भारतेंदु ने अपने युग के कटु यथार्थ को स्थापित किया है। बनिए तथा महाजनों के दोषों को उजागर करते हुए पाचक चूरण वाला कहता है, चूरण सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरण सभी महाजन खाते जिससे हजम चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग जिसकी अकिल अजीरन रोग।
चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनकी अकिल अजीरन रोग। व्यापार व्यवसाय करना तथा महाजनी करके ऋण के बदले गरीब जनता का शोषण करना वैश्यों का सामान्य व्यवहार है। सामान्य बुद्धि या कभी कभी मूर्ख अशिक्षित होते हुए भी ये लोग केवल धन के बल पर असहाय दीनहीन गरीब जनता का शोषण करते हैं। उनके रक्त पसीने से कमाई छोटी सी धनराशि को हड़प कर जाते हैं और बेईमानी से अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। यह सारी बात केवल 2 पंक्तियों में कहकर लेखक एक ओर इन लोगों की काली करतूत बताता है और दूसरी ओर महाजनी सभ्यता के विरुद्ध चेतना जगाता है। नगरों में विशेषतः भारतेंदु की नगरी बनारस है। बनारस में वेश्यावृत्ति खुलेआम चलती थी। केवल इतना ही नहीं, वेश्यागमन आभिजात्य होने का लक्षण माना जाता था और इसके कारण सैकड़ों घर बर्बाद हो रहे थे। लेखक ने इस कुप्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए लिखा है, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगे सब रंडी। बाजारों में चक्कर लगाने वाले युवतियों पर कुदृष्टि डालने वाले भोली भाली रूपवती स्त्रियों को जाल में फांसने वाले युवकों की भी कमी नहीं थी। मछली वाली जैसी छबीली युवतियां भी ऐसी नवयुवकों की ताक में रहती थी और अनेक रूप यौवन से आकृष्ट कर उन्हें उल्लू बनाती थी। भारतेंदु की दृष्टि से पत्रकार और समाचार पत्रों के संपादक भी नहीं बचे हैं। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। देश की आर्थिक विपन्नता भारतेंदु के लिए सर्वाधिक पीड़ा एवं चिंता का विषय थी और उसके मूल कारण जैसे अंग्रेजी शासन, उनकी अर्थनीति तथा शोषण वृत्ति से भी परिचित थे। स्वदेशी का नारा पहली बार गांधी जी ने नहीं, भारतेंदु ने लगाया था। भारतीयों में विदेशी माल, विदेशों में बनी वस्तुओं के प्रति ललक बढ़ रही थी। उधर अंग्रेज टैक्स पर टैक्स लगाकर भारतीय जनता की आर्थिक शक्ति को, उनके उद्योग धंधे, कृषि तक को बर्बाद कर रहा था। अंधेर नगरी के दूसरे दृश्य में घासीराम इसी ओर संकेत करता है, सोचने और कुछ करने की प्रेरणा देती है। धार्मिक क्षेत्र की स्थिति में भी कम शोचनीय नहीं थी। तथाकथित साधु संत वनों में तपस्या साधना करने की बजाय कंधों पर झोली तथा हाथ में कमंडल लिए गली गली भिक्षा मांगते घूमते रहते थे। भगवान के नाम पर भोग के लिए अच्छे से अच्छे पौष्टिक स्वादिष्ट मेवा मिठाई जुटाना, पेट भर खाना, डकार लेना, सोना और दुनिया दिखावे को भजन कीर्तन करना उनका पेशा हो गया था। अंधेर नगरी का महंत और उनका शिष्य गोवर्धन दास यही करते हैं। गोवर्धन दास को विश्वास है कि नगर के लोग मालदार हैं, अतः भिक्षा अच्छी ही मिलेगी। इस प्रकार नाटककार ने इन गुरु शिष्यों का आचरण दिखाकर बताया है कि भिक्षा पाने के लिए अपना अधिकार समझते हैं और जिस भीख मांगने को व्यवसाय मानने के कारण प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास का जनसेवक कहता है, सर्वश्रेष्ठ जातियां भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना ले, जहां महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। वही यहाँ नाटककार भारतेंदु की आलोचना का विषय है, क्योंकि गोवर्धन दास भिक्षा में 7 पैसे पाकर सदा भोजन नहीं करता, 3.5 सेर मिठाई तुलवाता है और पहले स्वयं खाता है और फिर अपने गुरु तथा गुरु भाई को ले जाकर देता है। यह मिठाई के लोभ में से गुरु के कहने पर भी नगर नहीं छोड़ता। ब्राह्मण समाज का सिर माना जाता था और उसका कार्य था अन्यों को मार्गदर्शन कराना, ताकि समाज में अन्याय, पुण्य, सुख, शांति बनी रहे। पर भारतेंदु युग में
ये लोग आत्मकेंद्रित, स्वार्थी तथा जनता के सुख दुख से उदासीन हो गए थे। सामान्य जन ही नहीं, स्वयं को अभिजात्य और समाज में ऊंची स्थिति वाले लोग भी अंधविश्वासों में फंसे थे। नाटक का अंतिम दृश्य इसका प्रमाण है। महंत के यह कहने पर कि इस साहित्य में जो मरेगा सो वैकुंठ जाएगा, मंत्री, कोतवाल, राजा सभी फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ करते। अकेली अंधेर नगरी वस्तुतः प्रतीक है उस विवेक शून्य जनता का, शासन व्यवस्था एवं मूल्यहीनता का, जिसकी पंख में तत्कालीन भारत फंसा था, जहां पाप पुण्य, सद असद, सदाचार दुराचार, अपराधी निरापराधी में कोई भेद नहीं था और शासन की लाठी सबको हाँकती थी। महंत का कथन देखिए, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, कोकिल व्यास एक सम, पंडित मूरत एक, इंद्रायण दाड़िम विषम, जहाँ न नेकु विवेक। अंधेर नगरी में राजनीतिक चेतना भी कम नहीं है, परंतु मुख्यतः वह सामाजिक चेतना का नाटक है और उसका उद्देश्य तत्कालीन कुरीतियों से मुक्त होने का उद्बोध देना था। पहले प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न संख्या 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और उपयोगी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी हुआ। धन्यवाद।